हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोग्निजेंस के चैप्टर को, जो दिया गया है चैप्टर नंबर 14 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर 13 के जितने बचे हुए सेक्शन थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि चैप्टर 14 आपका कोग्निजेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो चैप्टर का मेन हेडिंग है वो आपका क्या बता रहा है, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग और इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। बात हो रही है मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी तरीके की कोई प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाना। अब प्रोसीडिंग क्या होगी अपने आप में, या तो कोई ट्रायल स्टार्ट करना है तो वही प्रोसीडिंग हो सकती है जिसको आप जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हो। तो उस प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अब 204 में जैसे इश्यू प्रोसेस करना है तो वो अपने आप में एक प्रोसीडिंग है उस मैजिस्ट्रेट की, जो यहाँ पे कोग्निजेंस लेगा इस सेक्शन के अंदर। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या चीज़ होती है कोग्निजेंस लेना। उसके बाद ये रहेगा कि कौन यहाँ पे एम्पावर्ड होगा कोग्निजेंस लेने के लिए, और कब बोलोगे कि मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे कोग्निजेंस ले लिया है। अब उसकी स्टेज की भी मैं बात करूँगा, जिसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कोग्निजेंस जो है वो किस स्टेज पे माना जाएगा कि अब इसने कोग्निजेंस ले लिया है। चार्ज फ्रेमिंग की एक स्टेज आती थी जो कि कोग्निजेंस के जस्ट पहले था या फिर बाद में था, वो कौन सी स्टेज आ रही थी। तो उनके रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे क्या रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहते हैं एक तरीके से। तो आज की वीडियो के अंदर सेक्शन 190, 191, 192 को कवर करूंगा, क्योंकि सेक्शन 193 है ना, वो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। उसके साथ अदर भी सेक्शन आएंगे, जैसे 209 है, 323 है, 199 का सेक्शन जो आपका है उसका क्लोज नंबर 2 है। तो वो सारे के सारे सेक्शन 193 के साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि 193 है ना अपने आप में कोग्निजेंस लेने की बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग। तो वो अपने आप में एक अलग प्रोसेस चलेगा, जो कि मतलब हायर कोर्ट की आप एक तरीके से बात करते हो कि जहाँ पे लोअर कोर्ट है। जैसे 190 के अंदर बात करोगे तो जीएमआईसी हो गया, अपना जीएम2सी हो गया, सीजीएम हो जाएंगे हद से हद। सीजीएम भी कब होगा, अब अपने आप में सीजीएम का कहीं पे कॉन्सेप्ट दे नहीं रखा कि कब एक सीजीएम अपना यहाँ पे वो कोग्निजेंस लेगा। अब उसके पास क्या करना पड़ता है, केस को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब ट्रांसफ़र करेंगे उसको सबमिशन वर्ड यूज़ करा गया है। जब किसी केस को कोई भी आपका लोअर जुडिशियल ऑफिसर सीजीएम को ट्रांसफ़र करेगा तो उसको सबमिशन बोलेंगे। और इन केस अगर वो आपका जो जीएमआईसी है या जीएम2सी है वो केस को ट्रांसफ़र करे अपने कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो उसको फिर आप कमिटल करना बोलते हो। तो ये अपने आप में एक टर्म हो जाती है, मतलब उससे पहले भी कोग्निजेंस लिया जा सकता है, कोग्निजेंस बिना लिए ट्रांसफ़र भी करा जा सकता है केस को। वही कोर्ट जो एम्पावर्ड होगा वही उसके ऊपर कोग्निजेंस ले लेगा। तो 190 के अंदर आपके जेएमआईसी को सबसे ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस दी गई है कि जेएमआईसी होगा वो कोग्निजेंस लेगा। तो 190 को पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कोग्निजेंस एक्चुअल में होता क्या है। अब कोग्निजेंस कब लिया जाएगा, वो स्टेज आपकी 190 में है। तो कोग्निजेंस लेना अपने आप में क्या होगा कि जब भी उसके पास, जब भी मतलब मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आएगा तो उसके अंदर वो केस के फैक्ट्स को देख के, अब वो फैक्ट कैसे आएंगे उसके पास, या तो किसी कंप्लेंट के थ्रू आएगा कि डायरेक्टली 2D की आपने कंप्लेंट कर दी मैजिस्ट्रेट के पास, एक तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा, किसी ने पुलिस रिपोर्ट मतलब कि एफआईआर करवाई थी, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट गई है, तो उनके ऊपर उनके फैक्ट्स को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ अब ये सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में आ गई हैं। अब जनरली क्या समझते हैं कि जब वो नॉलेज में ले लेगा बात को, उसी को कोग्निजेंस बोल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं है आपकी। क्या होगा कि नॉलेज में तो आ गई है बात, अब नॉलेज में आने के बाद कि हाँ यहाँ पे ये फैक्ट दे रखे हैं खाली, तो आपने जो कंप्लेंट के अंदर फैक्ट लिख के दिखाए वही तो उसको नॉलेज में आए हैं ना। कोग्निजेंस लेने के लिए तो आपको ये ग्राउंड पूरा करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है और मुझे इसके ऊपर आगे फर्दर कार्रवाई करनी चाहिए, तब होगा कोग्निजेंस। तो अपने आप में सिर्फ फैक्ट्स की नॉलेज होना, मतलब कि जुडिशियल माइंड को खाली अप्लाई कर देना उस फैक्ट्स को नॉलेज में लाने के लिए कि हाँ ये मेरे नॉलेज में आगे जुडिशियल नोटिस उसके ऊपर ले लिया उसने, तो अपने आप में वो कोग्निजेंस नहीं है। उसके ऊपर जब वो डिसाइड करेगा कि हाँ प्रेमा फेसाई, जब मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि वहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है और उसके बाद मुझे उसके ऊपर फर्दर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, तो एज सुन एज ही टेक दिस डिसीजन, तो माना जाएगा कि उसने क्या किया, यहाँ पे कोग्निजेंस ले लिया है। तो एक बार 190 को पढ़ लेते हैं सेक्शन को, साथ साथ में यहाँ पे आपको डिफाइन करता रहूँगा हर वो चीज़ जो आपकी इससे रिलेटेड होगी। 190 बोलता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि कोग्निजेंस किसी ऑफेंडर का नहीं लिया जाएगा कभी भी, वो किसका होगा, हमेशा ऑफेंस का लिया जाएगा। और कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब कि जेएमआईसी, एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, या फिर सेकंड क्लास का जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कब स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। जब सीजीएम सेकंड क्लोज के अंदर है कि सीजीएम में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 और विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि सीजीएम होगा जो एम्पावर करेगा जेएम2सी को कि आप अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से, जैसे कि उसकी पावर होती है 1 साल तक की सज़ा देना,
5,000 तक के जो फाइन वाले केसेस हैं उनको डील करना, तो आपकी कॉम्पिटेंस में जो जो केस आ रहे हैं उनके ऊपर आप कोग्निजेंस ले सकते हो। ऐसा अगर स्पेशली एम्पावर कर रखा है सीजीएम ने, तभी ओनली इन दैट सिचुएशन क्या करेगा, जो JM2C होगा कैन टेक द कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। इन अदर सिचुएशन ही कैन नॉट डू सो। अब इसके अंदर आपका JMIC और JM2C व्हेन एम्पावर्ड बाय द CGM, तो उस केस के अंदर आपका कोग्निजेंस लेगा ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस का कोग्निजेंस लेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, अब ये कब ले रहा है, इसके अंदर आपका बताया गया कि जब उसके पास कंप्लेंट पहुंचेगी तब वो आपका कोग्निजेंस लेगा। अब ऑप्शन 2 आते हैं कंप्लेंट आने पे। क्या ऑप्शन होंगे कि पहले वो एज इट इज बातों को माने कि जो चीज़ लिखी हुई है कंप्लेंट के अंदर आपने मान ली, एग्जामिनेशन करी और इशू प्रोसेस कर दिया। जैसे इशू प्रोसेस करने का डिसीजन लेंगे तो मान लेंगे कि आपने कोग्निजेंस लेने का यहाँ पे डिसीजन ले लिया, आपने कोग्निजेंस ले लिया। वो कब मानेंगे, जब आपने इशू प्रोसेस कर दिया। अब बात आती है कि अगर वो मैजिस्ट्रेट आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाता उन फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट के ऊपर, जो कंप्लेंट आई थी उसकी एग्जामिनेशन करी, उसके बाद वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि उस बंदे ने कोई ऑफेंस कर रखा है इसके खिलाफ या फिर नहीं हो रखा है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो 156 क्लॉज 3 के ऑर्डर भी दे सकता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इस मैटर के ऊपर आप एक इन्वेस्टिगेशन करके आइए और उसकी रिपोर्ट बना के मेरे को सौंप दीजिए। या फिर 93 के अंदर वारंट इशू कर सकता है कि इसका डॉक्यूमेंट है उसको सर्च करके लेके आइए, क्या सही में ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हो रखा है। तो वो पहले क्या करता है, मतलब कि 2 सिचुएशन उसके पास रहती है जब भी उसके पास कंप्लेंट आए, कि या तो वो 156(3) के ऑर्डर दे के 93 के ऑर्डर दे के वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है कि ऑफेंस हुआ है, या फिर जो कंप्लेंट आई थी उनके फैक्ट्स को मान के कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है तो वो कोग्निजेंस ले लेगा। अब बोलता है अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब ये लाइन इसके अंदर यही कंफर्म कर रही है कि जब यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट होंगे, उसको पढ़ने के बाद उसको ये प्रेमा फेसाई लग रहा है कि यहाँ पे जो इसके फैक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी ऑफेंस को, तभी वो क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लेंट के ऊपर आप कोग्निजेंस ले लेगा। दूसरा बोलता है अपने पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। अब वही फैक्ट मतलब कौन से वाले, जिनसे उसको लगे प्रेमा फेसाई कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। अब पुलिस रिपोर्ट के अंदर 2 चीज़ें जाती हैं, या तो क्लोजर रिपोर्ट जाएंगी या फिर आपका चालान जाएगा। अब इन केस अगर क्लोजर रिपोर्ट गई है तो पहले पता लग गया कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोग्निजेंस लेने की वैसे जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है आपकी चालान की। चालान के अंदर होता है कि यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर को ये फाउंड हो रहा है कि यहाँ पे ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है। अब उस सिचुएशन के अंदर मैजिस्ट्रेट आपका क्या होगा, एक्स्टेब्लिश्ड लॉ है कि उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मैजिस्ट्रेट कभी भी बाउंड नहीं होता कि वो उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा ही लेगा। मतलब क्या देखा जाए, अगर 173 के अंदर अगर कोई पुलिस रिपोर्ट लेके जाएगा तो उसके ऊपर बाउंड नहीं है मैजिस्ट्रेट कि उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा ही लेगा। वो चाहे तो अपनी खुद की इंक्वायरी भी कर सकता है, या फिर उसको लगे कि इनकम्प्लीट आपकी इन्वेस्टिगेशन थी तो 156 क्लॉज 3 के अगेन ऑर्डर दे सकता है कि आप इसके ऊपर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करिए, और 173 क्लॉज 8 के अंदर फर्दर आपकी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट तैयार होगी वो आप सबमिट करिए। मतलब कि 173(2) की रिपोर्ट अपने पास रखेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 156(3) के ऑर्डर देगा, और 173(8) के अंदर वो रिसीव करेगा अगेन जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी, सप्लीमेंटल चार्जशीट उसको बोला जाता है 173 क्लॉज 8 के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन के अंदर ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आएगा वो 156 क्लॉज 3 के अंदर ऑर्डर जाते हैं, जबकि रिपोर्ट जाएगी जो उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जाएगी वो 173 क्लॉज 8 के अंदर जाएगी। इस बात को एक बार आप याद रखना। थर्ड क्लोज यहाँ पे बोल रहा है कि अपॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को छोड़ के अगर कोई भी अदर पर्सन है जो यहाँ पे ना तो खुद कंप्लेनेंट बनना चाह रहा है एक तरीके से कि उसने कंप्लेंट करी है ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो खुद विक्टिम नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, वो जनरल पर्सन है, वो जाके बोल रहा है कि कोई मैंने ऑफेंस कमिट होता हुआ देखा है वहाँ पे, तो आप इसके ऊपर एक बार कोई एक्शन ले लीजिए। तो कोई और अदर पर्सन था जो पुलिस ऑफिसर को छोड़ के जो उस मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में वो बात डाल के गया था कि कोई ऑफेंस हुआ है। या फिर फोर्थ तरीका इसके अंदर है कि खुद की नॉलेज यहाँ पे है कि खुद को उसको किसी तरीके से पता लग रहा है मैजिस्ट्रेट को, शू मोटो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि शू मोटो एक्शन ले रहा है। अब 4 वे हो गए, या तो कंप्लेंट आएगी, या फिर आपका पुलिस रिपोर्ट जाएगी, या फिर आपका पुलिस को छोड़ के कोई और अदर पर्सन होगा जो उस तक वो फैक्ट ऑफ द ऑफेंस पहुंचाएगा, और लास्ट बोलता है शू मोटो अगर उसके ऊपर खुद एक्शन लेगा तो उन सबको। अब बात ये आ जाती है कि जब उनके नॉलेज में ये बात आ गई है तो उसने डिसाइड किया कि मेरे को फर्दर प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, तो देखा जाए तो इंटेंशन वहाँ पे होनी चाहिए किस चीज़ की, टू प्रोसीड फर्दर करने की उसकी इंटेंशन भी यहाँ पे रिक्विजिट होगी। जब उसकी इंटेंशन होगी तभी वो यहाँ पे क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर आपके प्रोसीडिंग चलाने के ऑर्डर देगा। या तो मतलब कि मेरे अंडर में कोई मैजिस्ट्रेट है उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी या फिर आप उसको ट्रायल कर लीजिए, मैं इसके ऊपर एक्शन ले चुका हूँ, मैं उसको समन और इशू वारंट कर चुका हूँ।
तो इस तरीके की अगर चीज़ें करेगा तो उसको कोग्निजेंस बोला जा सकता है, जब उसकी इंटेंशन भी थी और उसने फर्दर प्रोसीड करने का डिसीजन भी ले लिया अपने आप में। तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, और सर्कमस्टांस देखने के बाद उसको प्रेमा फेसाई ये अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि वहाँ पे ऑफेंस है जो कंप्लीटली एक तरीके से ऑफेंस कमिट हुआ था। वही बात उसके बाद आ जाती है सेक्शन 200 के अंदर एग्जामिनेशन की, कि जब भी कंप्लेंट जाएगी तो जरूरी है ही नहीं वो कि 100% उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा। वो पहले एग्जामिनेशन भी कर सकता है, विटनेसेस जो आए थे साथ में उनको भी एग्जामिन कर सकता है, खुद को सेटिस्फाई करने का पर्पस होता है ये। जरूरी नहीं कि कोग्निजेंस ले चुका है जब उसने एग्जामिनेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो ट्रायल और कोग्निजेंस ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है प्रेमा फेसाई ऑफेंस की कमिटल के रिगार्डिंग, कि हाँ यहाँ पे ऑफेंस हुआ, मेरे को समन और इशू वारंट कर देनी चाहिए। तो उनके लिए दोस्तों की एग्जामिनेशन भी करी जा सकती है। अब इसके अंदर एक आपका केस है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आप लिख लीजिए। इफ ए मैजिस्ट्रेट हैज अप्लाइड द माइंड if a magistrate has applied his mind to complaint not for the other purposes but only for the purpose of ordering an investigation under section 156 clause 3 and 93, क्या है कि if a magistrate has applied his mind to complaint not for any other purpose but only for the purpose of ordering an investigation under section 156 clause 3 and 93, he cannot said to have taken cognizance of an ऑफेंस। उसको नहीं बोला जाएगा कि उसने ऑफेंस के यहाँ पे कोग्निजेंस ले लिया है। जब वो 156(3) के खाली या 93 के ऑर्डर देगा तो वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्डर दे रहा है कि मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ पहले कि ऑफेंस हुआ है, उसके बाद मैं इसके ऊपर फर्दर एक्शन लूँगा। अब एक और बात यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि एक्यूज्ड का वहाँ पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है जब वो कोग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ले रहा होता है। accused does not need to be present before the magistrate for taking any cognizance, और there would be no trial without the cognizance। इसके अंदर ये भी आपका है कि बिना cognizance के लिए जाए आप ट्रायल नहीं करेंगे, तो ये भी आपका अपने आप में एस्टैब्लिश लॉ है। तो ये आपका 190 जो सेक्शन था उसके अंदर आपकी मेन बातें जो थी वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसके अंदर आपकी बात आती है ऐसी कि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट जो इसके अंदर एक्शन ले चुका है, मतलब यहाँ पे अपने कोग्निजेंस लेने के लिए उनको एम्पावर्ड कर दिया। अब सपोज कि वो मैजिस्ट्रेट आपका एम्पावर्ड था ही नहीं, स्टिल उसने कोग्निजेंस ले लिया। अब इनके अंदर दो सिचुएशन आती हैं कि या तो वो शू मोटो एक्शन लेगा या फिर किसी ने उसको पुलिस रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अदर दी थी, जिन सिचुएशन के अंदर उसने क्या किया, कोग्निजेंस लिया था। तो एक सेक्शन नंबर है आप लिख लीजिए 460 का क्लोज ई नंबर, जो कि आपकी इरेगुलरिटी तो है कि जब उसके पास एम्पावर ही नहीं था वो कि वो कोग्निजेंस ले सकता है, स्टिल वो एक्शन ले रहे हैं, तो वो क्यूरेबल नेचर की है। अब क्यूरेबल नेचर क्या होता है कि उसको सही किया जा सकता है बाद में उसको पावर ग्रांट करके। मतलब कि इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 क्लोज 1 ए एंड बी, मतलब जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट की बात करते हो, तो जब किसी मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई थी और जब यहाँ पे इसके पास कोई पुलिस रिपोर्ट आई थी, तो उनके ऊपर वो बिना अथॉरिटी के, जब वो अथोराइज ही नहीं था, मतलब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जेम टूसी को, जिसको कि सीजेम ने स्पेशली अथोराइज नहीं कर रखा, और वो उस सिचुएशन में फिर भी उसके ऊपर एक्शन ले लेता है, तो 460 का ई क्लोज है, जहाँ पे आप एक बार पढ़ोगे उसको जाके तो देखेंगे कि इनक्यूरेबल नेचर वहाँ पे नहीं है, वो क्यूरेबल नेचर की आपकी इरेगुलरिटी बता रहा है। इसका मतलब उसको सीजेम बाद में भी एम्पावर्ड कर सकता है, पूरी प्रोसीडिंग को विशिएट करने के बजाय जो सीजीएम होगा उसका पावर दे देगा, उसके बाद मान लेंगे कि आपने सही तरीके से कोग्निजेंस लिया है। लेकिन अगर बात करें कि वही मैजिस्ट्रेट शू मोटो एक्शन ले रहा है, एक तो थे कि उसके पास इंफॉर्मेशन चल के आई है, एक दूसरा है कि वो खुद चल के गया फिर एक्शन ले रहा है। एक तो उसके पास पावर नहीं थी कोग्निजेंस लेने की, दूसरा वो खुद गया और उसके ऊपर एक्शन खुद ही लेने लग गया। उनको आप विशिएट नहीं कर सकते, मतलब कि आप उसको क्योर नहीं कर सकते, उसको विशिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने डबल गलतियां कर रखी है। एक तो खुद चल के गए थे जब पावर ही नहीं थी, दूसरी उसके ऊपर जाके आप एक्शन भी ले रहे हो, तो वो विशिएट हो जाएंगी प्रोसीडिंग। तो ये सेक्शन आपका 190 के क्लोज 1 के जो सी बोल रहा है ना, शू मोटो या फिर आपको अदर पर्सन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसने एक्शन ले लिया, तो वो 461 का क्लोज के है, उसको आप एक बार जाके देख लेना। 461 क्लोज के जो बोलता है कि उसकी पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पे शैल बी वॉइड और विशिएट आपकी ट्रायल हो जाएंगी। अगर उसने चला दिया तो वो आपका क्यूरेबल नेचर का नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर आपके कुछ केसेस दे रखे हैं बेरट के अंदर। एक भूषण कुमार वर्सेस एनसीटी दिल्ली का है, फिर दूसरा एक मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसको आप एक बार पढ़ लेना। कमेंट के अंदर नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर दे रखा है जुडिशियल नोटिस में लेना, मतलब किसी के ऊपर जुडिशियल माइंड अप्लाई करना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है इस कोग्निजेंस के सेक्शन के ऊपर, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का केस, उसको आप लिख लेना, क्योंकि ये जो जितनी बातें हो रखी है ना ऊपर की कि कैसे कोग्निजेंस लेगा, कब माना जाएगा, ये सारी बातें उस केस के अंदर बताई गई थी। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का। उसके बाद ये है कि
जब कंप्लेंट आने के बाद 156(3) के ऑर्डर देगा मैजिस्ट्रेट, फिर वो 173 क्लॉज 8 की जब वो सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे लेके आएगा, सप्लीमेंट्री चालान जो आपका चालान है वो पेश करेगा, तो मैजिस्ट्रेट के आगे फिर अगेन से फिर आपके वही अगेन ऑप्शन आ जाते हैं कि वो या तो क्या करेगा, चालान पेश होगा, या फिर उसके अंदर भी लगेगा कि यहाँ पे कोई तरीके का ऑफेंस नहीं हुआ था, तो उसको वो डिसमिस कर देगा, कंप्लेंट खत्म हो जाएगी, मैटर क्लोज कर देगा। दूसरा बोलते हैं कि अगर वहाँ पे लगा कि चार्जशीट है और ऑफेंस फर्दर कमिट हुआ था, दूसरी वाली उस चार्जशीट के अंदर लगे कि हाँ यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो कोग्निजेंस ले सकता है मैजिस्ट्रेट, या फिर चाहे तो उस पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके खुद इंक्वायरी भी करना चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकता है। तो ये इस तरीके के ऑप्शन उसके पास अवेलेबल रहते हैं। ये आपका सेक्शन 190 यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब आता है 191 के अंदर बोलता है कि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट किसी भी केस के ऊपर खुद शू मोटो एक्शन लेता है, तो उस केस में अगर एक्यूज्ड को ऐसा डाउट हो कि ये मैजिस्ट्रेट खुद एक तो पहले तो चल के आया, एक्शन लिया उसने खुद ने, उसके बाद वो क्या है कि एक तरीके से यहाँ पे उससे सेटिस्फाई नहीं है कि बायसनेस कर रहा होगा ऐसा लगता हो एक्यूज को, तो वो जो मैजिस्ट्रेट होगा उसकी ड्यूटी बनती है, जब वो खुद शू मोटो एक्शन लेगा तो एक्यूज को बताएगा कि अगर आप चाहो तो अपने केस को किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट से भी ट्राई करवा सकते हो। तो वो उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर एक्यूज्ड मतलब कि एक्यूज को वो बात बताई गई, तो अपने माइंड को अप्लाई करके अगर वो सोचे कि हाँ मेरे को इसके ऊपर किसी और से ट्रायल करवा लेना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन लगा देगा कि हाँ मैं अपना केस आपसे नहीं बल्कि किसी और मैजिस्ट्रेट से इसको ट्राई करवाना चाहता हूँ। तो वो फिर सीजीएम को फॉरवर्ड करी जाएगी, फिर जो सीजीएम होगा बता देगा स्पेसिफाई करके कि हाँ इस पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट के पास इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो एक्यूज फिर उस फर्दर बाद वाले आपके मैजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करा जाएगा, वहाँ पर उसका ट्रायल चलेगा। पढ़ लेते हैं एक बार। 191 बोलता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे केस को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाना। When a magistrate taking cognizance of an offence under clause C of the subsection 1 of the 190 के 1 के C में जैसे शू मोटो एक्शन था, तो उस केस में the accused shall be informed that he is entitled to have the case inquired into tried by the another magistrate। उस accused person को inform करा जाएगा, लिखा ना shall be informed that, उसको इन्फॉर्म करा जाएगा कि आपका राइट है जी, आप एंटाइटल है कि अपने केस को किसी और मैजिस्ट्रेट से ट्राई करवा सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कब दी जाएगी, बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन एविडेंस लेने से पहले उसको इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका राइट है जी एक्यूज साहब, आप किसी और से चाहो तो अपना ऑफेंस ट्राई करवा सकते हो। एंड इफ द एक्यूज और एनी ऑफ द एक्यूज, मतलब कि जब एक से ज़्यादा ऑफेंस है वो, या फिर एक से ज़्यादा आपके ऑफेंडर वहाँ पे थे वो, या फिर एक ऑफेंडर था उसने, इफ देयर बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट टू द फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कोग्निजेंस, जिस मैजिस्ट्रेट ने ऑफेंस का कोग्निजेंस लिया था और जिसने उसको इन्फॉर्म किया था कि आप चाहो तो कहीं और से करवा सकते हो, तो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग के ऊपर अगर वो एक्यूज पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले रहा है कि मेरे को आपसे काम नहीं करवाना, द केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मैजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सीजीएम इन दिस बिहाफ। अब सीजीएम यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ गए, सीजीएम साहब जैसे बता देंगे उसी मैजिस्ट्रेट के पास वो जो जिसने कोग्निजेंस लिया था मैजिस्ट्रेट ने, वो उसको ट्रांसफर कर देगा केस को। ये आपका 191 है। फिर आपका 192 आ जाता है केस को एक तरीके से डेलीगेट कर देना, कि मतलब मेरे पास केस आया, मैं उठा के अपने से जूनियर है या फिर किसी और अदर जो भी मैजिस्ट्रेट होगा उसको वहाँ पे केस दे देता है कि आप इसको ट्राई एंड इंक्वायर कर सकते हो। तो बोलता है मेकिंग ओवर ऑफ द केसेस टू द मैजिस्ट्रेट, इस वर्ड को आप लिख सकते हो यहाँ पे के हवाले करना, नीचे भेज देना एक तरीके से, या फिर उसको डेलीगेशन कर देना। डेलीगेट करना एक तरीके से है कि मैं अपनी जो काम करने की शक्ति थी उसको डेलीगेट करता हूँ किसी दूसरे पर्सन को, तो जिस केस को मैं खुद हैंडल कर सकता था उसको एज ए मैजिस्ट्रेट दूसरा पर्सन भी हैंडल कर सकता है। अब इसके अंदर वो पर्सन कौन होगा जो मेक ओवर कर रहा है, देखते हैं सेक्शन में। एनी सीजीएम any chief judicial magistrate may after taking cognizance of an offence make over the case for the inquiry or trial to any other competent magistrate subordinate to him। अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 15 सीआरपीसी है उसके अंदर बताया गया कि सीजीएम के अंडर में कौन काम करेगा, सीजीएम के सबऑर्डिनेशन में कौन होगा। तो वो जो सीजीएम है वो कोग्निजेंस लेने के बाद, अब मैंने 190 के अंदर बताया था ना कि सीजीएम भी होगा जो कि कोग्निजेंस लेता है, अब यहाँ पे बात कर रहा है वो आपका क्या करता है, मेकिंग ओवर कर रहा है। इस केस में कोई भी ऐसा जो सीजीएम है कोग्निजेंस लेने के बाद क्या करता है, उस केस को मेक ओवर कर देता है इंक्वायरी और ट्रायल चलाने के लिए उसके सबऑर्डिनेशन में जो भी मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास। अब उसके सबऑर्डिनेशन में कौन होगा, या तो ए सीजीएम बनेगा उसके साथ जो आपका काम करता होगा, या फिर इन सिचुएशन आपका जीएमआईसी और जेएम2सी। अगर सिचुएशन ऐसी लगेगी कि हाँ जीएमआईसी को दे देता हूँ या ए सीजीएम को देना पड़े, तो उनको भी वो केस मेक ओवर कर सकते हैं। सेकंड बोलता है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास
एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम। अब दूसरे में क्या है कि कोई जेएमआईसी है जिसको स्पेशली एम्पावर कर रखा है सीजीएम ने कि आप अपने केस को भी मेक ओवर कर सकते हो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो भी अपने अंडर में जो भी मैजिस्ट्रेट आएगा उसको भेज सकता है। अब क्या लिखा है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम में आफ्टर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस का कोग्निजेंस लेने के बाद जेएमआईसी जब उसको एम्पावर किया गया हो सीजीएम के द्वारा तो मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू सच अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, दूसरे किसी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर करेगा, लेकिन वो कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा, एज द सीजीएम में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई, जैसा भी स्पेसिफाई करके देगा सीजीएम। अब स्पेसिफाई करने वाला एक और सेक्शन भी ऊपर आया था 191 के अंदर भी कि जैसा मैजिस्ट्रेट के पास बोला जाएगा कि आप इसकी इंक्वायरी ट्रायल करो, तो उसके लिए भी जब एप्लीकेशन लगाएगा एक्यूज तो भी उसके पास भेजने वाला जो मैजिस्ट्रेट होगा वो भी स्पेसिफाई करके सीजीएम बताएगा। और इस केस के अंदर भी जब मेकिंग ओवर ऑफ द केस करना है तो सीजीएम ही बताएगा उस जेएमआईसी को कि कौन से वाले कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को आपने क्या करना है, केस मेक ओवर करना है। एंड देयर अपॉन सच मैजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और द ट्रायल, उसके केस में आपका इंक्वायरी और ट्रायल वो बाद वाला मैजिस्ट्रेट यहाँ पे करेगा जिसके पास केस आपका मेक ओवर किया गया था। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 190, 191 एंड 192 जिसके अंदर कोग्निजेंस केस को ट्रांसफर करने का और मेकिंग ओवर को बताया मैंने। अब 193 आएगा जो अपना आप में एक सेपरेट पार्ट है जहाँ पे अथॉरिटी आपकी हायर है कि सीजीएम, और जैसे जेएमआईसी और जेएम2सी हमने देख लिया, अब सीजीएम के ऊपर कौन होगा, कोई आपका सेशन जज है। अब सेशन जज कब उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा, किन सिचुएशन में लेगा, वो 193, उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 209, 323, 199 का क्लोज 2, और इनके अंदर आपकी कुछ एक्सेप्शन है 193 की कि 193 जैसे डायरेक्टली आपका ये की बात बोलता है कि वहाँ पे कोई भी आपका कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कोग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन जो फर्दर के जैसे सेक्शन मैंने आपको बताया 209 में, 323 के अंदर, 199 क्लोज 2 के अंदर, तो वो आपके एक तरीके से कब कोग्निजेंस लेंगे, उनको ट्रांसफर करा जाएगा केस को या फिर वो डायरेक्टली ले सकते हैं। तो एक्सेप्शनल कुछ केसेस आएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है 193 की, और उसके अंदर आपको बता दिया मैंने पहले ही कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना है, स्टे ट्यून रहना है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, कमेंट करके मेरे को आप बताते रहेंगे कि हाँ सही डायरेक्शन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप मेरे को बता दिया करो ताकि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको सेम लैंग्वेज में या फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है या फिर अदर मेरे को दूसरा वे पकड़ना हो पढ़ाने का, तो वो मैं अडोप्ट कर सकता हूँ अगर आप मेरे को कमेंट करके अपने फीडबैक दोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।